हेलो एवरीवन, दिस इज राज सर। और आज हम बात करने वाले हैं डे 13। और डे 13 में हम 13 चैप्टर करेंगे आपके 12th NCERT का। NCERT 12th बायोलॉजी। तो इसमें हमने डे 1 से लेके और डे 12 तक के चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। और आज हम देखने वाले हैं डे 13, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है। तो जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि वन डे और वन चैप्टर अपलोड होगा, तो मैंने पूरे चैप्टर अपलोड कर दिए। और इस तरीके से मैंने 12 चैप्टर अभी तक अपलोड कर दिए। और आज है ये लास्ट चैप्टर 13। ओके, तो इस तरीके से मैंने NCERT के सारे चैप्टर अपलोड कर दिए। चैप्टर 13 स्टार्ट करते हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। अब आपको क्या करना है, जल्दी से इनके क्वेश्चन को देख लेना है ताकि प्रॉफिट हो सके। तो स्टार्ट करते बेटा। क्वेश्चन फर्स्ट, नेम 3 इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के 3 इंपोर्टेंट कंपोनेंट बताना है। तो बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ लिविंग फॉर्म present in the various ecosystem. It involves variety of among of the life form from the all source including and land, air and the water. And 3 components of the biodiversity are genetic, species and ecosystem. ओके, तो बस ये 3 आपको डायरेक्टली ध्यान रखना कि बायोडाइवर्सिटी के 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, बस है ना, इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन बताया कि हाउ डू इकोलॉजिस्ट एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। वो कैसे एस्टिमेट करते हैं, कैसे पता लगाते हैं। तो डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन अर्थ इज वेरी वास्ट। वेरी वास्ट का मतलब होता है बहुत विशाल। डाइवर्सिटी तो बहुत विशाल है। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट द रिसर्चर अबाउट द 7 मिलियन। इन्होंने बताया कि लगभग कितना है, 7 मिलियन। 7 मिलियन कहे तो 70 लाख। कितना, 70 लाख। एंड टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड कैलकुलेटेड बाय द इकोलॉजिस्ट बाय द statistical comparison between the species richness and well study group of insect टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन। उन्होंने कहा कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में क्या है, ज़्यादा है। एंड दिस रेशियो आर एक्सप्लॉटेड विद द अदर ग्रुप प्लांट एंड एनिमल कैलकुलेट द टोटल स्पीसीज ऑफ रिचनेस ऑफ द प्रेजेंट इन द अर्थ। तो ये उन्होंने कुछ फैक्ट दिए कि भाई 70 लाख के समथिंग है। इसमें अगर हम बात करें, कुछ प्लांट्स हैं और कुछ क्या है, एनिमल है। द 3 हाइपोथेसिस, अब 3 हाइपोथेसिस बताइए, एक्सप्लेन करिए। व्हाई द ट्रॉपिक सो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ द स्पीसीज रिचनेस, है ना। तो कौन सी टॉपिक में कौन सी स्पीसीज लेवल क्या है, ज़्यादा है, तो उसको अपन को बताना है। तो 3 डिफरेंट हाइपोथेसिस प्रपोज द साइंटिस्ट फॉर द एक्सप्लेनिंग स्पीसीज रिचनेस इन द ट्रॉपिक। तो सबसे पहला देखते हैं कौन कौन से 3 ट्रॉपिक यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, तो ट्रॉपिक लैटिट्यूड रिसीव मोर सोलर एनर्जी। यहाँ पर क्या है, सोलर एनर्जी ज़्यादा है ना। और इसके बाद इसमें तो ज़्यादा है भाई, तो कम कहाँ पर है। तो देन टेम्परेट रीजन, मतलब टेम्परेट रीजन की तुलना में ट्रॉपिक में क्या है, सोलर एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है ना। एंड विच हायर प्रोडक्टिविटी एंड हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर क्या रहेगी भाई, ट्रॉपिक में क्या रहेगी, हाई प्रोडक्टिविटी रहेगी, हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी रहेगी। फिर ट्रॉपिकल रीजन have the less seasonal variation and have more and less constant environment, and this promote the specialization and high species of the richness. And the temperate region is very subjected to glaciations during the ice age, and while the tropical region remain undisturbed led to the increase in the species diversity of the region। मतलब ये कि जब यहाँ पर स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ती हुई है, तब भी ये क्या रहता है, आपका डिस्टर्ब नहीं रहता। क्या रहता, अनडिस्टर्ब, मतलब नो इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें हमको बताना है स्लोप रिग्रेशन स्पीसीज। तो स्लोप रिग्रेशन स्पीसीज के बारे में बताना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, 5 स्टार मान के चलना है ना। तो स्लोप रिग्रेशन एक साइंटिस्ट आए थे, हम्बोल्ट साहब। तो उन्होंने स्लोप के बारे में बताया था। और उन्होंने बताया था, ऐसा समझो कि उन्होंने बताया था कि भाई जैसे ये एरिया है,
तो उन्होंने कहा जैसे एरिया स्पीस है, तो जैसे एरिया को बढ़ाएंगे भाई तो स्पीस भी लेवल क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा। मतलब एरिया को बढ़ाने पर जैसे कि एरिया को हमने इतना बढ़ा दिया तो इसमें स्पीस का लेवल भी क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने बताया कि स्लोप रिग्रेशन ऑफ द ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द ऑर्डर टू फाइंड स्पीस एरिया रिलेशनशिप को पाने में स्लोप के थ्रू उन्होंने बताया था। इट हैज़ बीन फाउंड इन दैट स्मॉलर एरिया, अगर कोई छोटी एरिया है वेयर द स्पीस एरिया रिलेशनशिप एनालाइज द वॉल्यूम ऑफ स्लोप रिग्रेशन सिमिलर द रिगार्डलेंस ऑफ द टैक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ रीजन। तो उन्होंने दोनों को कंपेयर करके बताया मतलब स्लोप के बिहाफ में। व्हेन द सिमिलर एनालिसिस ऑफ डन इन द लार्जर एरिया एंड स्लोप रिग्रेशन इज मच स्टीपर, मतलब उन्होंने कहा कि अगर किसी बड़े एरिया में जो स्पीसीज का लेवल है वो क्या है, एक जैसा है, तो वहाँ पर जो स्लोप रहेगा वो वेरिएबल रहेगा, मतलब कहीं पर ज़्यादा तो कहीं पर कम, मतलब ये घटता बढ़ता रहेगा। जैसे हम इस चीज़ को घटाएंगे तो शायद घट भी सकता है फिर, या फिर स्ट्रेट रहेगा फिर, या और बढ़ जाएगा ना, लेफ्ट टू राइट भी शिफ्ट हो सकता है ये। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमको बताना है कि व्हाट आर द मेजर कॉज ऑफ स्पीसीज लॉसेस इन जियोग्राफिकल रीजन, है ना। तो क्या कारण है कि भाई जियोग्राफिकल रीजन से जो स्पीसीज है घट रही हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 10 स्टार क्वेश्चन मान के चल रहा। द बायोडाइवर्सिटी द वेराइटी ऑफ लिविंग फॉर्म प्रेजेंट इन द वेरियस इकोसिस्टम, इट इंक्लूड वेरिएबिलिटी अमंग द लाइफ फॉर्म एंड फॉर ऑल सोर्स इंक्लूडिंग द लैंड एयर एंड द बायोडाइवर्सिटी अराउंड द वर्ल्ड डिक्लाइनिंग वेरी फास्ट पेस एंड द मेजर कॉज क्या है इसके। देखो 4 कारण है इसके, 4 कारण है। याद रखने का तरीका है CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको पता ही है ना। तो ये याद रखने का तरीका है। C4 क्या होता है सर, ये बताओ। तो C4 क्या होता है, को एक्सटिंक्शन। A4 होता है एलियन स्पीसीज इन्वेजन, और O4 ओवर एक्सप्लॉयटेशन, और H4 होता है हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। चलो इसको मैं समझाता हूँ। तो देखो सबसे पहला देखते हैं हैबिटाट लॉस क्या है। अब आप खुद बताओ, अगर जैसे ये बड़ा सा हैबिटाट है, पहले यहाँ पर जंगल हुआ करता था, समझ रहे हैं ना भाई, जंगल था तो यहाँ पर स्पीसीज भी बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन हमने क्या कर दिया, इन आधे हैबिटाट को यहाँ पर रहने लगे, नगर बसा लिया, शहर बना लिया, कुछ भी यहाँ पर आधा और ये बसा लिया, कुछ भी कर लिया, है ना। पता चला कि हमने इंडस्ट्री यहाँ पर बसा ली। तो आप खुद बताओ कि यहाँ के जो एनिमल्स रहेंगे तो ये यहाँ से भाग जाएंगे ना, भाग जाएंगे कि नहीं। यहाँ से पता चला बीच से रोड निकल गई, तो भाई ये बड़ा एरिया छोटे छोटे भूखंड में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये फ्रैगमेंट हो गया, और फ्रैगमेंट हुआ तो क्या हुआ, हैबिटाट बन गया। तो लॉस हुआ किसका, एनिमल का, ऑर्गेनिज्म का। तो ये लिखा कि हैबिटाट ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म आर अल्टर्ड एंड डिस्ट्रॉय बाय द अनकंट्रोल एंड अनसस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटी, है ना। हमारी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से डिफॉरेस्टेशन हुआ, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की वजह से मीनिंग चट्टानें खोद ली गई, या अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण। तो ये सारा ही कारण क्या है, टूटने का, किसको, फ्रैगमेंट में टूटने का। तो ब्रेकिंग अप द हैबिटाट इनटू द वेरी स्मॉल पीस, पहले एक बड़ा हैबिटाट हुआ करता था लेकिन इसको हमने छोटे छोटे पीस में क्या कर लिया, टूट लिया। यही तो क्या है आपका फ्रैगमेंटेशन है ना। तो ये लिखा बेटा कि विच इफेक्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ माइग्रेटरी एनिमल, कुछ एनिमल यहाँ से माइग्रेट हो गए, एंड डिक्रीज द जेनेटिक एक्सचेंज एंड बिटवीन द पॉपुलेशन लीडिंग टू द डिक्लाइनेशन ऑफ द स्पीसीज। ओके, तो यही इसका कारण है। क्वेश्चन नंबर 2, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है लालच, है ना। हम कहते हैं कि जब हमारी जरूरत, व्हेन आवर नीड आर कन्वर्ट इनटू ग्रीड, जब हमारी ज़रूरतें लालच में बदल जाएं तो वही हो जाएगा अब आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन। सर कैसे लालच में, पता चला कि हमको माँ ने भेजा कि जाओ वहाँ पर सामने के वाले के यहाँ पर अमरूद का पेड़ लगा है ना, अमरूद का पेड़ लगा है। तो माँ ने कहा कि जाओ 2 अमरूद तोड़ लाओ चटनी के लिए, है ना, चटनी बनाते हैं ना अपन लोग अमरूद की। तो अमरूद की चटनी स्लरी बनाने के लिए अपन ने 2 अमरूद माँ ने तोड़ने को कहा, है ना। तो पता चला कि भाई हम जब सामने वाले के यहाँ पे गए और अमरूद वाला तो था नहीं, और अच्छे पके पके अमरूद थे, तो हमने 2 की जगह 20 तोड़ लिए। मतलब हमारी ज़रूरत क्या थी, 2 की, लेकिन हमने तोड़ लिए क्या, 20, क्योंकि यही तो लालच है। तो ये कहीं ना कहीं यही क्या है आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अति दोहन।
तो लिखा है ड्यू टू ओवर हंटिंग एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वेरियस प्लांट, है ना, एंड एनिमल बाय ह्यूमन एंड मैनी स्पीसीज हैव बिकम इंडेंजर्ड एंड एक्शन। इसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा स्पीसीज क्या हो रही, गायब हो रही हैं, जैसे कि टाइगर, पैसेंजर पिजन, है ना, तो ये सारे उसके कारण है। एलियन स्पीसीज इन्वेजन मतलब किसी दूसरे या नेटिव या फिर एक्सीडेंटल या इंटेंशनल इंट्रोडक्शन ऑफ द नॉन नेटिव स्पीसीज। नॉन नेटिव का मतलब विदेशी जातियाँ जब हमारे हैबिटेट में आ जाती हैं, अवर हैबिटेट में एंटर कर जाती हैं, तो उसकी वजह से डिक्लाइनेशन एंड एक्सटिंक्शन ऑफ द इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब होता है नेटिव, है ना, तो जो हमारी यहाँ की जातियाँ है तो कहीं ना कहीं इस पर क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। ऐसा समझो कि भाई ये टिंकू था, है ना, ये चाय की दुकान लगाता था यहीं पर, है ना, पता चला कि ये अच्छी चाय बनाता था, लेकिन इससे अच्छी एक और आ गया, कोई बाहर से आया और यहीं पर इसने इसके पास खोल ली, तो भाई इसके आने से इसकी दुकान क्या हो गई, बंद हो गई। क्यों? क्योंकि ये अच्छी चाय बनाता है। तो मतलब ये जो बाहर वाला आया तो इसके आने की वजह से इसका धंधा पानी क्या हो गया, चौपट हो गया। तो यही है कि बाहर की जब कोई जातियाँ जाती है तो हमारी जो नेटिव जातियाँ रहती हैं ये विलुप्त हो जाती हैं। जैसे कि क्या हुआ था, नील पर्च। नील पर्च को जब विक्टोरिया लेक में डाला गया था तो उसकी वजह से यहाँ की 200 से ज़्यादा मछलियों का क्या हो गया था, एक्सटिंक्ट हो गई थी। तो उसी को बोलते हैं एलियन स्पीसीज इन्वेजन। फिर लास्ट है को एग्जिंक्शन। को एग्जिंक्शन का मतलब होता है साथ मरना और साथ जीना, है ना, जिएंगे भी साथ साथ और मरेंगे भी साथ साथ। सर कैसे? तो इन नेटिव हैबिटेट वन स्पीसीज आर कनेक्टेड टू अदर इंटीग्रेट नेटवर्क। मतलब एक स्पीसीज दूसरे पर निर्भर है। जैसे कि एक प्लांट बनाया, अब प्लांट के ऊपर मैंने यहाँ पे कोई, यहाँ पे चलो ये कसकटा ले लेते हैं, है ना, कसकटा ले लेते हैं यहाँ पर, कसकटा 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 तो समझते हो ना, कसकटा क्या है, अमरवेल। तो ये अमरवेल क्या है, एक पैरासाइट प्लांट है जो कि इसके ऊपर एक प्लांट के ऊपर है सपोज है। तो जब इस प्लांट को हमने हटा दिया तो ये प्लांट तो अपने आप मर जाएगा, क्योंकि इसको भाई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, है ना, कसकटा को, तो अपने आप मर जाएगा ना। तो ये लिखा है कि एक्सटिंक्शन ऑफ द वन स्पीसीज कॉज एक्सटिंक्शन ऑफ अदर स्पीसीज। मतलब एक स्पीसीज के गायब होने से दूसरी अपने आप क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। एंड यही क्या है, ऑब्लिगेटरी वे फॉर द एग्जाम्पल एंड एक्सटिंक्शन ऑफ द होस्ट will cause extinction of the parasite. फिर क्वेश्चन नंबर 7, how is the biodiversity important and for ecosystem functioning? तो ecosystem with high species diversity and much more stable and ecosystem and low species with low species diversity and high biodiversity make the ecosystem more stable. अगर ज़्यादा डाइवर्सिटी रहेगी तो इसकी वजह से इकोसिस्टम ज़्यादा स्टेबल रहेगा इन प्रोडक्टिविटी एंड मोर resistant toward the disturbance such as the alien species invasion and floods. फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि अगर if an ecosystem rich in biodiversity then ecological balance, अगर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है तो इकोलॉजिकल बैलेंस would not get affected, तो अफेक्टेड नहीं होगा। as we know various trophic level are connected through the food chain, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल फूड चेन के थ्रू क्या हो जाते हैं भाई, कनेक्टेड हो जाते हैं। एंड इट इफ एनी वन ऑर्गेनिज्म ऑल ऑर्गेनिज्म इफ वन ट्रॉफिक लेवल किल्ड, अगर एक ट्रॉफिक लेवल को हमने मार दिया, फूड चेन में से हटा दिया, तो उसकी वजह से पूरी फूड चेन क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना, गड़बड़ हो जाएगा काम। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि फूड चेन इफ ऑल प्लांट आर किल्ड। आप खुद बताओ कि सपोज दैट जैसे ये फूड चेन है जिसमें ये प्लांट है, प्लांट को खाने वाला भाई डियर है, डियर को करने वाला भाई लॉयन है, टाइगर है, कुछ भी है। उन्होंने कहा जब पूरे प्लांट को हम हटा देंगे तो आप खुद बताओ, तो इकोसिस्टम तो पूरा बैलेंस इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि भाई हिरण मर जाएंगे क्योंकि इनको खाना चाहिए, खाना तो है नहीं, और हिरण मर जाएंगे तो फिर शेर भी अपने आप मर जाएगा ना, तो पूरा सब गड़बड़ हो जाएगा काम। तो वही लिखा है बेटा, वही लिखा है कि फूड चेन इफ ऑल प्लांट आर किल्ड देन डियर विल डाई ड्यू टू लैक ऑफ फूड, ये भोजन की वजह से मर जाएगा, और अगर डियर मरेंगे तो उसकी वजह से टाइगर भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। एंड कैन कंक्लूड द फोर इकोसिस्टम
rich in species, then there will the other food alternative for ecosystem, and which would not allow any organism to die due to absence of their food resource, and hence biodiversity play an important role in the maintaining the health and ecological balance of ecosystem. तो ये हो जाएगा क्वेश्चन 7। सेकंड ग्रुप क्या है, पवित्र वन क्या है एंड इनके रोल क्या रहते हैं, इनको देयर रोल इन कंजर्वेशन। तो सेकंड ग्रुप की बात करें बेटा तो ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिसको हम रिजर्नेटेड अराउंड द प्लेस ऑफ वर्शिप, है ना, मतलब ऐसे वन जो पवित्र वन है, वर्शिप की जाती है, जिनकी पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, जैसे कि सेकंड ग्रुप आर इन राजस्थान, वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र, मेघालय, मध्य प्रदेश। सेकंड ग्रुप हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ मैनी रेयर threatened species and endemic species of the plant and animal found in area, and process of deforestation is strictly prohibited। मतलब क्योंकि डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था तो हमने रोका गया ताकि सेकंड ग्रुप को बचाया जा सके इन दिस रीजन। पर ट्राइबल्स कम्युनिटी है ना, ट्राइबल्स कम्युनिटी क्या करती है भाई, वनों को काटने से। अब जो ट्राइबल्स कम्युनिटी है, जो लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो क्या कर रहे हैं भाई, वनों को काट रहे हैं, ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो इनको भी क्या करना चाहिए, प्रोहिबिटेड होना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। एंड सेकंड ग्रुप बायोडाइवर्सिटी इज द रिच एरिया, ताकि हम जंगलों में सेकंड ग्रुप एरिया को क्या कर सके, डेवलप कर सके, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, among the ecosystem service and control the flood and soil erosion and how achieved by the biotic component of the ecosystem। ठीक है ना। तो biotic components of ecosystem include the living organisms such as the plant and animal। तो इसमें क्या है, प्लांट और एनिमल। प्लांट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्रोलिंग फ्लड्स, सॉइल एरोजन। तो देखो है ना, ये बाढ़ को, मिट्टी के क्षरण को रोकने के लिए क्या जरूरी है, कौन, प्लांट। तो प्लांट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रूट ऑफ द प्लांट होल्ड द सॉइल पार्टिकल, क्योंकि जो प्लांट की रूट रहती है तो ये क्या करती है, मिट्टी के पार्टिकल को रोक के रखती है। टुगेदर देयर बाय द प्रिवेंटिंग टॉप लेयर ऑफ द सॉइल गेट इरोड विंड एंड रनिंग वाटर, है ना, ताकि ये हवा के द्वारा, रनिंग वाटर के द्वारा बहे ना, तो उसको भी रोक के रखती है। द रूट ऑल्सो मेक्स सॉइल पोरस एंड देयर द अलाउइंग ग्राउंड वाटर इनफिल्ट्रेशन एंड preventing floods। Hence, the plant are able to prevent soil erosion and natural calamities such as the flood and drought, and they also increase the fertility soil and biodiversity। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर बेटा, तो इस क्या है, what measure in individuals you would take reduce environmental pollutions। ओके, environmental pollutions। तो यहाँ पर इनवायरमेंटल पॉल्यूशन को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। तो पहली बात तो एयर पॉल्यूशन की बात करें तो प्लांटिंग, अगर हमको एयर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, है ना। और यूज़ क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जैसे कि सीएनजी, बायोफ्यूल्स, है ना, तो साफ़ सुथरी गैसों का यूज करें। रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, है ना, जो फॉसिल फ्यूल्स हम ज़्यादा यूज करें तो उसको कम करें, है ना। और वाहनों में कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज करें, ऑटोमोबाइल में जैसे कार, व्हीकल्स, वाहन वगैरह गाड़ी जो है, तो ताकि इससे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन ना फैले। फिर दूसरा, वाटर पॉल्यूशन के लिए रोकने के लिए क्या करना चाहिए, तो हमको ऑप्टिमाइजिंग यूज़ ऑफ वाटर एंड यूज़ किचन वेस्ट वाटर, गार्डनिंग एंड अदर हाउस होल्ड पर्पस, मतलब वेस्ट वाटर है, यूजिंग किचन वेस्ट वाटर, तो जैसे कि पानी, किचन से पानी निकला तो इसको हम गार्डनिंग में डाल सकते हैं, हाउस होल्ड पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। एंड कंट्रोलिंग ऑफ द नॉइस पॉल्यूशन को रोकने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको दिवाली पर बर्निंग एंड क्रैकर एंड ऑन दिवाली इसको को अवॉइड करना चाहिए, पटाखे नहीं जलाना चाहिए, पटपट की आवाज़ आती है। प्लांटेशन ऑफ द मोर ट्री, हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए, है ना, तो ये इसकी रीज़न रहेंगे। फिर वेस्ट जनरेशन, सॉलिड वेस्ट जनरेशन डिक्रीजिंग, तो सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट, हमको वेस्ट को सेग्रीगेट करना चाहिए, रिसाइकलिंग करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए प्लास्टिक, पेपर एंड कंपोजिंग ऑफ द बायोडिग्रेडेबल किचन वेस्ट, इनको कंपोज करना चाहिए, रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक, तो ये इसका क्या करना चाहिए, प्लास्टिक का यूज कम से कम करना चाहिए ना। फिर आता है, दिस इज द लास्ट
क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, और इसके बाद चैप्टर आपका 13 पूरा हो जाएगा। और यहाँ तक मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, पूरे चैप्टर भी करा दिए। तो चैप्टर 10 है, सॉरी क्वेश्चन 10, कैन यू थिंक सिचुएशन वेयर डिलिबरेटली वांट टू मेक सब स्पीसीज एक्सटिंक्ट एंड हाउ वुड यू जस्टिफाई। आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि जो कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिनको हम गायब करना चाहते हैं ना। तो हाँ, यस करना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें वेरियस काइंड ऑफ पैरासाइट, इनको हम भगाना चाहते हैं। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको भी हम गायब करना चाहते हैं। क्यों? तो कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। डिलीवर्ड एडवांट टू एरेडिकेट फ्रॉम द अर्थ, तो इनको अर्थ से भगाना चाहिए, इरेडिकेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं भाई, ये हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए। साइंटिस्ट आर द वर्किंग हार्ड टू फाइट अगेंस्ट देम, और साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं भाई, इनको मारने के लिए कहीं ना कहीं दवाई बना रहे हैं ना, टैबलेट बना रहे हैं, एंटीबायोटिक बना रहे हैं, एंटी फंगल बना रहे हैं, एंटी सब्सटेंस बना रहे हैं, एंटीवायरल बना रहे हैं, कितनी सारी दवाई हैं। And scientists have been the able eliminate smallpox वायरस फ्रॉम द वर्ल्ड थ्रू द यूज वैक्सीनेशन, है ना। जैसे कि कोरोना वायरस आ रहा है तो इसके लिए वैक्सीन बनाई, है ना। यही तो है, तो इसलिए हमको इसको, अब देखो, अब ऐसा तो नहीं भाई कोरोना आया तो इसको हमने रखा कि नहीं नहीं कोरोना मत जाना, यहीं पर रहना। अरे भाई इसको हमने भगाया कि नहीं, एरेडिकेट किया इसको, ताकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ये हमारे को क्या कर रहा है भाई, नुकसान पहुंचा रहा, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ से एरेडिकेट कर रहे हैं। एंड सो ह्यूमन द डिलिबरेटली वांट मेक दीज species extinct and several other eradication program and polio, hepatitis B vaccination aimed to eliminate the disease causing microorganisms। तो ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, ताकि ये डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म की क्या हो सके भाई, रिड्यूस हो गए। तो यहाँ पे मैंने सारे चैप्टर कर दिए, है ना। तो मैंने डे 1 से लेके और डे 13 तक क्लास 12th बायोलॉजी, ओके, बायोलॉजी NCERT सॉल्यूशन, NCERT सॉल्यूशन ये सारे चैप्टर अपलोड कर दिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो बहुत अच्छी बात, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना। चैनल का नाम तो पता ही है, राज सर PCI, तो इसको सब्सक्राइब कर दो, है ना। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड थैंक यू सो मच बच्चों, लव यू टू ऑल।